किसी भी कोई भी नंबर देंगे हम 0.5 से 1.5 नंबर है मान के चलें, तो इस 1.5 को हम कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल में 0.75 आ जाएगा, इसको आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1.25 आ जाएगा। तो हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट बना लेंगे और वही आपका स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, सबको समझ में आ गया। हमारा जो है नंबर इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, रिफाइन स्फेरिकल। ठीक है, अब इसको रिफाइन करेंगे, जो बीवीएस तैयार किया है। अब बीवीएस के साथ सिलेंड्रिकल नंबर भी डाल के रिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास 1.25 नंबर आ गया है, 1.25 के पीछे आप +1 सिलेंड्रिकल नंबर लगा दीजिए। ठीक है, और जो एक्सिस है 90 डिग्री वो कर लीजिए। अब इसके साथ वापस से आप देखिए, पेशेंट जो है 6/9 प्लस पढ़ रहा था, हमने इसमें भी 0.25 डाल के देखा, +0.25 डाल के देखा और -0.25 डाल के देखा। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो यही नंबर रखिए। अगर सपोज 0.25 डालने के बाद और क्लियर हो रहा, तो पेशेंट का जो है नंबर, एक्चुअल नंबर जो है 90 डिग्री हो गया है। अगर आप बोलेंगे भी यार एआर में यही आ रहा था और आपने इतना प्रोसेस किया उसके बाद हम दे रहे हैं, तो ये बेसिकली एक्मोडेशन को रिलैक्स करके हम नंबर दे रहे हैं। तो ये प्रोसेस भले आपका यार अच्छा भी क्यों ना हो, तो भी आपको ये प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, जिससे एक्मोडेशन रिलैक्स हो जाएगा, आंखों के ऊपर इतना एफर्ट लग के पेशेंट नहीं देखेगा। तो ये हम जो है प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर 1.25 से 1 आ रहा है तो आपको यही नंबर रखना है, और अगर नंबर कुछ ऊपर नीचे स्फेरिकल रिफाइन किया आपने और उसके बाद जो नंबर आया वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये +1 से +1 से 90 डिग्री, ये आपके पास नंबर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेशेंट का विजन जो है 6/9 प्लस आ रहा है। ठीक है, और ये +1 से +1 आपके पास नंबर है, 90 डिग्री है। ठीक, अब इसको हम जो है सबसे पहले एक्सिस रिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा प्रोसेस है 5 स्टेप है, 5 स्टेप में हमारा रिफाइनिंग स्फेरिकल हो गया है। ठीक है, एसपीएच हो गया है। सेकेंड स्टेप जो है रिफाइनिंग एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल नंबर, ये करेंगे हम। तो एक्सिस 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को आप क्या करेंगे, 100 की तरफ मूव करेंगे। पेशेंट बोल रहा है यहाँ पे ब्लर हो जाता है। ठीक है, पर इसको 6/12 वाली लाइन पर रखना है। पेशेंट को किस लाइन पर रखना है, 6/12 वाली लाइन पर रखना है। ठीक, 6/12 लाइन पर हम एक्सिस रोटेट करेंगे। जब भी एक्सिस को रिफाइन करेंगे तब आपको एक लाइन बिलो की तरफ जाना है। ठीक है, 6/9 है तो 6/12 कर लीजिए, 6/12 है 6/18 कर लीजिए। इस तरह से आपको एक्सिस रिफाइन करना है। ठीक है, अब 100 डिग्री पे पेशेंट ब्लर बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने 90 से 100 गए, 10 डिग्री का इंटरवल लिया था। पीछे की तरफ आएंगे तो 5 डिग्री का इंटरवल लेके आएंगे। ठीक है, 5 डिग्री का आप रोटेट करेंगे, पूछेंगे पेशेंट से अभी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो अगर पेशेंट 95 पे ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो 95 एक्सिस हो जाएगी उस पेशेंट की। तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन बन जाएगा +1 से +1 95 डिग्री। ठीक है, और पेशेंट का जो विजन है मान के चलें 6/6 आ गया है। ठीक, तो ये आपका जो है प्रिस्क्रिप्शन बन गया है। अब हम जो है फर्स्ट स्टेप कर लिया अपने, सेकंड कर ली, थर्ड स्टेप है अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल नंबर। अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल, तो अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल नंबर में आपको क्या करना है, इस एक को एक बार सवा करके देख लीजिए। ठीक है, इसमें ज्यादा परफेक्ट है, विजुअल एक्टिविटी उसी लाइन पर रखिए जो लोएस्ट आप पढ़ रहा है पेशेंट, और इसको पॉन करके भी देख लीजिए। ये हम जो है सिलेंड्रिकल नंबर को चेंज कर रहे हैं। सपोज 0.75 में ज्यादा कंफर्टेबल है या 1 में है या फिर सवा में, किस में ज्यादा कंफर्टेबल है वो देखेंगे हम। ठीक है, अगर पेशेंट बोल रहा है इसी में ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो हमारा सिलेंड्रिकल नंबर यही रह जाएगा। उसके बाद हम इस पेशेंट को लेके जाएंगे ड्यूक्रोम टेस्ट पर। ठीक है,
तो अभी जो इस रिफाइनिंग बाद हमारा जो नंबर आ गया है वो यही नंबर रहा है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस नहीं है 95 इससे लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमने एक्सिस भी रिफाइन कर ली, ये भी रिफाइन कर लिया है। अब ड्यूक्रोन टेस्ट की तरफ जाएंगे हम। ड्यूक्रोन टेस्ट में आपको क्या करना है, पेशेंट को दो बैकग्राउंड दिखाने हैं रेड एंड ग्रीन कलर के, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड में आप पूछेंगे कि कौन से लेटर ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर वाले या ग्रीन वाले, ठीक है। अगर सपोज मान के चलें, अगर पेशेंट रेड अच्छा बोल रहा है तो हमें यहाँ पर 0.5 और माइनस करना पड़ेगा, -0.25 आप लगा दें, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रिस्क्रिप्शन इस तरह का हो जाएगा। फिर एक बार वो पूछेंगे अब कैसा दिख रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे ग्रीन अच्छा दिखने लग गया है, तो हम यही इसी पे छोड़ देंगे, हम ओवर करेक्शन नहीं करेंगे, 0.12 का भी ओवर करेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। हम ग्रीन की तरफ रख देंगे, इसको रेड की तरफ लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो ये ओवर करेक्शन हो जाएगा। अगर पेशेंट ग्रीन अच्छा बोल रहा है तो हमें प्लस का 0.5 यूज करना पड़ेगा, ग्रीन में प्लस का 0.5 यूज करना है, रेड में माइनस का 0.5 यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं है, परफेक्ट आ गया है सबको। तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन बन गया है वो इस तरह से बन गया है, +0.75 से +1 सील 95 डिग्री, ठीक है। और विजन आपका 6/6 हो गया है। ये ड्यूक्रोम बैलेंसिंग बोलते हैं इसको, अगर आप नीचे लिखना चाहें रिमार्क में तो ड्यूक्रोम बैलेंस ऐसा आप रिमार्क डाल सकते हैं, ठीक है। कई बड़े संस्थाओं में इसी तरह का एक रिमार्क डाल दिया जाता है, ड्यूक्रोम बैलेंस कर चुके हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो फोर्थ हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट है रिफाइनिंग स्पेरिकल, रिफाइन एक्सिस, रिफाइन अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल नंबर, ठीक है। फोर्थ ड्यूक्रोम आ गया है, ड्यूक्रोम। फिफ्थ आ गया है बाइनोकुलर बैलेंसिंग। बाइनोकुलर बैलेंसिंग में क्या करेंगे, यही प्रोसेस आप लेफ्ट आई के लिए भी करेंगे। जब हमारे पास पावर आ गई है 0.75 से +1 राइट आई में, और लेफ्ट में भी यही पावर आ रही है मान के चले, तो हम क्या करेंगे, बाइनोकुलर बैलेंसिंग के लिए पेशेंट की दोनों आंखें ओपन रखेंगे और लोएस्ट जो लाइन है 6/6 उसको रीड करने का बोलेंगे। अब रीड करते समय पेशेंट की लेफ्ट आई को आप जो है फोक कर देंगे, कितने 1 नंबर से फोक कर देंगे। फोक करने पर पेशेंट का जो विजन है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा इस साइड, ठीक है। ब्लर होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर +0.5 डालकर पेशेंट से पूछेंगे 6/6 वाली लाइन अभी अच्छी दिख रही है या माइनस। हाँ, प्रभात सर बोल रहे भाई वॉइस ब्रेक आ रही है, नेटवर्क का कोई थोड़ा इशू आया होगा सर, उसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी। अभी नेटवर्क सॉल्व हो जाएगा, 1 सेकेंड मैं भी देख लेता हूँ। देखिए मैंने 2 स्क्रीन चला रखी, हो सकता है उसका भी इफेक्ट हो। ठीक, आई होप अभी सबको ठीक आ रही होगी वॉइस। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम राइट आई का बाइनोकुलर बैलेंसिंग कर लेंगे, उसी तरह लेफ्ट आई का भी करेंगे। जैसे मान के चले ये राइट आई का बैलेंसिंग हो गया, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया, पेशेंट 6/6 रीड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट आई का बैलेंसिंग करने के लिए इसमें भी आपको फोगिंग नंबर डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 0.5 डाल के भी चेक करेंगे, प्लस का और माइनस का भी डाल के देखेंगे, ठीक है। तो उसमें भी पेशेंट को रीड करने को बोलेंगे किसमें ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहा है, वो वाला नंबर उस पेशेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनोकुलर बैलेंसिंग हो गया है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका और ये कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, पर ये सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरा ये है कि आप दोनों आंखों से दिखाइए पेशेंट को और इसका अपोजिट लेंस निकाल लीजिए। अपोजिट का मतलब है माइनस का 0.5 यहाँ लगाकर देख लिया अभी ज्यादा कंफर्टेबल है या हटाने पर, और इधर भी माइनस का 0.5 लगाकर एक बार चेक कर लिया।
ऐसा भी हम रेंडमली कर सकते हैं। बाकी एक्यूरेसी आपको फोक के बाद नंबर निकालने पर ही अच्छी आती है। ये रेंडमली आप जल्दी है, पेशेंट आपके पास ज्यादा है, तब आप एक तरह से इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप है, इसके थ्रू ही आपको रिफ्लेक्शन करना है, हमेशा इसी तरह दीजिए। और उसके बाद पेशेंट जो है उसकी एज आपने जैसे कि नोट कर ली थी उस समय, तो पेशेंट की एज मान के चलें 45 है, ठीक है। तो हमने जो नंबर दिया है 0.75, ये आपके उसी में है, ट्रायल फ्रेम में है 95, और इधर जो है वो +1 से +0.25 90, ठीक है। तो हम ये ट्रायल फ्रेम के साथ, ये ट्रायल फ्रेम के अंदर नंबर है। अब इसमें हम एडिशन नंबर डाल देंगे। एडिशन का मतलब होता है कि इसमें और जोड़ना है आपको बाद में 1.5। अब पेशेंट से पूछेंगे नियर का जो है रीडिंग, नॉर्मल डिस्टेंस कितनी रखते हैं, पेशेंट बोल रहा है कितनी रखता हूं मैं 30 सेंटीमीटर। तो इस पेशेंट को N6 आराम से रीड करने में आ रहा है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो नॉर्मल डिस्टेंस के ऊपर जो है, इसमें आप थोड़ा कम करके भी देख लीजिए, 1.25 नंबर करके भी देख लीजिए, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है या 1.5 नंबर में, ये भी आप एक बार चेक करेंगे। 45 एज का मतलब 1.5 नंबर एक आपको एक आइडिया लग जाता है। उसके बाद आपको इसको 1.25 भी कर लीजिए, 1.5 भी कर लीजिए, और 1.25 भी करा देख लीजिए, इन तीनों में से कौन सा ज्यादा बेटर दिख रहा है, वो नंबर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेसबायोपिक करेक्शन हो गया। इस तरह से हम प्रेसबायोपिक करेक्शन देना है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। जो भी कोई भी आप जो है नंबर देंगे, इस तरह से स्टेप फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है, सबको ये समझ में आ गया होगा। हेलो जी सर, इसमें डायरेक्ट एडिशन नंबर देना है कि नियर का जो नंबर लगता है वो देना है? नहीं, डायरेक्ट एडिशन नंबर रखिए ना सर। जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास डिस्टेंस का आया है, डिस्टेंस के साथ नीचे में आप एडिशन नंबर डाल दीजिए। ओके, है ना, तो उससे उस पेशेंट को जो है N6 हो जाएगा। आपको अलग से पूरा कैलकुलेट करके नहीं डालना है, तो ऊपर से एडिशन नंबर डाल देंगे। और प्रिस्क्राइब भी हम इसी तरह लिखेंगे। अगर सपोज किसी का प्रिस्क्रिप्शन है तो राइट आई का नंबर लिख दिया है, फिर नीचे एडिशन लिखते हैं। क्योंकि सर मोस्टली डॉक्टर कहते हैं नियर के लिए जो नियर का नंबर आता है, जैसे 1.5 में पौना ऐड कर देंगे तो उसमें जो 2.25 हो जाएगा। हाँ 2.25 जी, मैं पूछा कि एडिशन देना कि डायरेक्ट नियर नंबर देना? अरे नहीं, एडिशन रखिए सर। कभी नियर का, कभी सपोज मान के चले कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नियर का एक अलग नंबर भी लिख सकते हैं बाद में। अभी तो जब हम चेकअप करते हैं तब आपको अलग से पावर नहीं रखना है, आप तो उसमें एडिशनल नंबर डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। और उसके बाद नियर का करेक्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे सपोज अभी +1 से +0.75 आया था और 90 हाँ, तो इसमें एडिशन है 1.5 नंबर, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं आता है। सपोज हम वर्टेक्स डिस्टेंस का थोड़ा बहुत भले इशू आ सकता है। सपोज सब मान के चले ये 2.5 नंबर है, तो 2.5 नंबर जो है आप कोशिश करें, ये जो 2.5 नंबर, ये 1.5 नंबर जो डाल रहे हैं, ये पीछे वाले रो में डालें तो अच्छा है। जो बिल्कुल आंख के पास में करीब है वहां पर डालें तो अच्छा है। जैसे ट्रायल फ्रेम है, ट्रायल फ्रेम में आप देखेंगे जो होल्डर है उसमें पीछे वाला बैक वाला भी एक रहता है, तो उसमें ये 1.5 नंबर डालें तो अच्छा है। क्योंकि सर कैसा है, बहुत बार पेशेंट बोलता है कि मुझे सिर्फ रीडिंग के लिए पर्पस के लिए चाहिए नंबर, तो फिर वो हिसाब से अपने को देना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसमें तो आप ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए आपके ट्रायल फ्रेम से, फिर उसको प्रिस्क्राइब कर दीजिए। ओनली नियर का नंबर जो है वो आप इस तरह से ऐड करके दे सकते हैं। जैसे मान के चलें 0.5 है और एडिशन जो है 2 आ रहा है, तो इसका नियर का करेक्शन 2.5 हो जाएगा। जी तो 2.5 का एक प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं आप। भविष्य में कभी वो दूर पास का भी बनाना चाहे तो भी बना सकता है। नियर का ओनली नियर, यहाँ पे लिखिए रिमार्क के ओनली नियर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर एडिशन नहीं डालें हम, ऐसा भी होता है कई बार कि 0.5 है और जब हम एडिशन लिख रहे हैं यहाँ पे एडिशन मत लिखिए, यहाँ पे ओनली नियर कर लीजिए, ओनली नियर, और यहाँ पे 2.5 कर दीजिए।
ऐसा भी होता है कई बार। हाँ हाँ, मैं ऐसे बोल रहा था सर, ऐसे लिखते जी डॉक्टर। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं, एडिशन में भी ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर, जैसा कंफर्टेबल लगे। ओके ओके। हेलो जी बोलिए सर। सर, मैंने ना एक कस्टमर की आंखें चेक करी थी, उनका डिस्टेंस पे नंबर आ रहा था माइनस में, जी और फिर जब मैं नियर का लगा रहा था उनको, तो उन्होंने वैसे ही नंबर लगाने से पहले उन्होंने चेक किया वो ट्रायल फ्रेम ऊपर करके, तो कह रहे मेरे को तो पास का साफ नजर आ रहा है, और हाँ, नंबर लगाने पे मेरे को साफ नजर नहीं आ रहा। देखिए जो मायोपिक पेशेंट रहता है, मायोपिया में क्या होता है बेसिकली कि पास की चीजें अच्छी दिखती है, जैसे किसी पेशेंट को मायोपिया है -1.5 का, और जी इस हाँ इसमें दूर का तो ब्लर दिखेगा और नियर का उसका N6 हो जाएगा। ये पेशेंट जो है 45 साल की एज का है। अब हमारे 45 साल की एज में कोई नॉर्मल पर्सन आता है जिनका विजन 6/6 है, उनको तो 1.5 नंबर लगना चाहिए, ठीक है। जी पर इसमें बिना नंबर के ही पेशेंट N6 पढ़ रहा है, क्योंकि उसको मायोपिया है। मायोपिया में ऐसा होता है कि पास की चीजें अच्छी दिखती है, तो इसलिए पेशेंट को माइनस का नंबर होने की वजह से पास को बिना चश्मे, तो आप उनको ये बोलिए कि सर आपके ओनली डिस्टेंस का ही रखें, क्योंकि पास का बिना चश्मे आप रीड कर लेंगे। जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता है मायोपिया वाला माइनस नंबर वाला, तो एक बार जी पास का रीडिंग करवा के काउंसलिंग करिए आप, कि जी आपका दूर का ही चश्मा बना है या क्योंकि आपके पास में तो बिना चश्मे के आप देख लेते होंगे थोड़ा सा आगे या पीछे जो है मटेरियल रख कर। जी और हाँ, पर उसमें एक दिक्कत आएगी कि आपको बार बार चश्मा हटाना पड़ेगा जब भी रीडिंग करना है, जी ठीक है। तो जी अगर वो नहीं करना है, तो फिर हम इसमें जो है पास का भी बना सकते हैं। पास का जो नंबर रहेगा, जैसे अगर मान के चले पेशेंट 1.5 नंबर का है और जी। इसका चश्मा जब बन रहा है तो ऊपर में तो 1.5 नंबर है, और ये सर्कल जो आएगा वहां पर 0 नंबर हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये सब। 0 नंबर की केटी कहाँ पे? 0 नहीं, केटी तो आप ऐसे ऑर्डर करेंगे, कोई 1.5 से एडिशन 1.5 ये आप जी ऑर्डर करेंगे, पर ये जी। दोनों मिलकर एक 0 नंबर ही बताएगा लेंसोमीटर में। आपको जीरो अच्छा आपको तो एडिशन 1.5 बोलना है, वहां पे आपको 0 नहीं बोलना है कि भाई -1.5 से 0 नंबर की केटी चाहिए, ऐसा मत जी बोलिए आप। आपको जी। तो एडिशन बोलना ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है। जी। ओके, थैंक यू सर ये। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, बाइनोकुलर का मतलब ये होता है दोनों आंखें, तो बाइनोकुलर बैलेंसिंग में दोनों आंखें ओपन रखेंगे। जी बोलिए सर। सर मेरा क्वेश्चन था, कल मेरे पास एक पेशेंट आया जिसकी जी आई पावर काफी हाई है, मतलब राइट टाइम में है -4 सिलेंडर 180, और लेफ्ट आई की पावर है प्लस आधे से -3.5 180, ठीक है। जी तो माइनस मसला हाँ हाँ 180 बहुत 180, ठीक है लेफ्ट आई सर, प्लस प्लस आधे से -3.5। ठीक है सर। तो मसला ये हो रहा है कि जैसे मैंने उनको जो उन्होंने एक पहले भी एक पेन रखा है, तो जी उन्होंने बोला कि जैसे मैं सामने देखता हूँ तो ठीक है, बट अगर मैं नेक को राइट की साइड या लेफ्ट की साइड टर्न कर लेता हूँ तो मुझे ब्लरिश नजर आता है। जी तो सर तो इसका क्या पता, क्योंकि मैंने आगे कंपनी से पूछा तो वो बोलते हैं कि एक्सिस टेढ़ी हो जाती है, पावर बहुत ज्यादा है ये। हाँ, तो हो सकता है जैसे सपोज वो कहीं बाहर देखते होंगे या किसी जैसे यहाँ यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं ऐसा, जी 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 जी, इस है टाइप ना, से, जैसे सर ये इस प्रोग्रेस हाँ में आप एक पॉइंट आउट हो जाता है, जैसे सेंटर आउट कहना कह सकते हैं, हाँ डिस्टॉर्शन हाँ इंडिया में कहते हैं। तो हाँ, तो मेनली हाँ मेनली वही डिस्टोर्शन पावर की वजह से, हाई पावर की वजह से उनको ये डिस्टोर्टेड एरिया दिखता होगा। और इनके हाई सिलेंड्रिकल नंबर है, तो थोड़ा सा भी चश्मा टिल्ट होता है मान के चले, तो उनको दिक्कत आने लग जाती है। तो जो भी ये माइनस के जो सिलेंड्रिकल नंबर वो थोड़े से ज्यादा कर्व रहते हैं, जी तो जी ये भी आप हाँ, तो उसकी वजह से भी एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जो है पेरिफेरल एब्रेशन की, तो उसका मेन रीजन है। तो उन पेशेंट को बोलिए कि भाई आप तो आपको सेंट्रल वाला ही एरिया रखना रहेगा, वो कैसा भी अपन स्पेक्स रखें, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी नहीं। ये सिलेंड्रिकल नंबर है, इसमें अगर 3.5 में 5 डिग्री का भी डिफरेंस आ जाए तो पेशेंट को दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल। ये हाँ, तो ये सिलेंड्रिकल नंबर और जो है पेरिफेरल एब्रेशन की वजह से दिक्कत आ रही ओके सर। है। यस सर। हेलो जी बोलिए सर। सर, मैं -4.5 सिलेंडर है,
हाँ, मैंने उनका जी। स्पेक्स बनाया सर, तो वो बोलते हैं कि मतलब वैसे तो उन्हें ठीक नजर आता है, लेकिन जब वो फोन देखते हैं ना, तो फोन उन्हें एक तरफ से चौड़ा चौड़ा सा नजर आता है। तो देखो जो भी ज्यादा हाई नंबर रहते हैं तो उनकी फ्रेम की साइज कम रखी है सर, छोटी। छोटी रखी है, जब भी, ठीक। हाँ, छोटी छोटी रखने से क्या होगा, जैसे अभी हम लोगों ने बात की, ये बड़ी साइज है, और इसमें क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन रहता है ये ज्यादा कर्व रहता है। जी। कर्व का मतलब है यहाँ पर थिकनेस भी ज्यादा रहती है, तो ये यहाँ पर स्फेरिकल एब्रेशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और ये पेरिफेरल एब्रेशन क्या है, पूरा ही ब्लरनेस कर देता है। तो हमेशा मोबाइल उसको इतना कर्व दिखाई देने लग जाएगा पेशेंट, जैसे कर्व दिख रहा है ऐसा कर्वेचर दिखने लग जाता है। तो ऐसे पेशेंट को आप थोड़ा सा फ्रेम का साइज छोटे दीजिए, वर्टेक्स डिस्टेंस कम रखिए। जो कॉर्निया है और उस ग्लास के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी कम होना चाहिए। कम का मतलब है 12 तक ही हो तो ज्यादा अच्छा है, 14 तक कोशिश कर सकते हैं। कम से कम रखें, जितना पास में क्लोज में रख सकें। अगर 10 हो रहा तो और अच्छा है, ठीक है। जी तो जी। उसके आईलेसेस टच ना हो, इतने इसी फ्रेम की साइज दीजिए, तो इससे ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी। तो हाई नंबर में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। इवन आप अगर प्रोग्रेसिव की क्लास भी अपनी प्रोग्रेसिव भी अगर आपने बड़ा स्पेक्स बना दिया है, तो उस पेशेंट को भी ये वेव्स टाइप की ज्यादा दिखाई देती है। और इससे भी छोटा चश्मा बना दिया वही चश्मे में, वही सेम पावर में, उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी, तो पेशेंट कंफर्टेबल इसमें रहेगा। इसमें वर्टेक्स डिस्टेंस काफी दूर हो गया, यहाँ से अपनी जो आंख है उसकी दूरी ज्यादा है, यहाँ पे जी शायद 14 से ऊपर पहुंच जाएगा। और हम यहाँ पे सेंटर से देखेंगे तो यहाँ पे 10 से 12 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ सेंटर में 10 रह गया है। तो जितना पेरिफेरल जाएंगे उतनी वर्टेक्स डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल एब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिक्सटी फाइव ईयर के हिसाब से नियर का नंबर कितना आएगा, ये है क्वेश्चन आपका। देखिए, मैंने आपको एक बताया था एक्मोडेशन, हमारी जो क्लास हुई थी उसमें एक्मोडेशन आपने रीड किया था। एक्मोडेशन क्या होता है बेसिकली, ये बाय बर्थ से एक्मोडेशन स्टार्ट हो जाता है और टिल 40 ईयर्स तक, 40 साल की एज तक। हाँ, ठीक है। 40 साल के बाद जैसे 45 में पहुंचा, या इसमें एक नंबर आ जाता है, उसके बाद 1.5 आ जाता है, 50 में 2 आ जाता है, 55 में 2.5 आ जाते हैं, और 60 साल में जो है पूरा टोटली खत्म हो जाता है, मान के चले 3 आ जाता है। अब ये वर्किंग डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी वर्किंग डिस्टेंस है उसके हिसाब से आप ये नंबर दे सकते हैं। अब ये 3 नंबर जो एकोमोडेशन खत्म हो गया है, तो अब ये जो पेशेंट है वो इवन 70 साल का हो, 80 साल का हो, तो उसको ये 2.5 या 3 नंबर के आसपास ही लगेगा, अगर उसको कोई भी कैटरेक्ट नहीं है, मोतियाबिंद या ऐसा कोई दूर का कोई नंबर नहीं है, 2.5 से 3 नंबर ही लगेगा। तो क्योंकि ये 60 साल के बाद जो है उसका लेंस में कोई भी एकोमोडेशन नहीं है, तो उसमें इससे ज्यादा कोई नंबर आएगा नहीं, 2.5 नंबर या 3 नंबर, इससे बियॉन्ड कोई भी नंबर नहीं आएगा। जैसे ही आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, आपने लेंस डाल दिया आंख के अंदर, हाँ, डिपेंड है डिस्टेंस पावर, यस। अगर सपोज कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लिया आपने, इंट्राओकुलर लेंस डल गया, अब इस पेशेंट को ये 15 साल का ही पेशेंट है, 15 साल का पेशेंट आपके पास में आया है, 15 से 18 साल का। अब विजन इसका 6/6 है, पर नियर में उसको एडिशन आपको 2.5 नंबर ही देना पड़ेगा, 15 साल की एज में भी। ऐसा क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि उसका एकोमोडेशन खत्म हो गया है, हमने कैटरेक्ट की वजह से वो लेंस निकाल दिया गया है, नया लेंस डाल दिया गया है। अब पास के लिए उसको 2.5 नंबर लगाना है 15 साल की एज में, ठीक है। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसका एकोमोडेशन खत्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी 60 साल की एज में एकोमोडेशन खत्म हो गया है, तो इसको 2.5 या 3 नंबर ही देंगे आप। और इससे इवन इससे कितनी भी बड़ी एज हो या कुछ भी हो, जैसे आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के बाद हम नंबर देते हैं।
ये सबको समझ में आया होगा, कोई भी इश्यू नहीं है। अब हम चलते हैं आईपीडी की तरफ, इंटर पिपिलरी डिस्टेंस। ठीक है, आईपीडी का एक वीडियो अपना ड्यू है, वो आईपीडी हम समझ लेते हैं। हेलो जी सर। सर। सर मैं पूछ रहा था, जैसे एकोमोडेशन का कोई सिमिलर वर्ड या कुछ ऐसा है जो हम सामने वाले को बताएं तो उसे जल्दी क्लिक हो जाए, समझ आ जाए, क्योंकि एकोमोडेशन थोड़ा सा हार्ड साउंड करता है ना। जी जी जी, देखिए आप ये बोलिए कि आंख में भी एक पावर रहती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। कई बार पावर जो है कम होती है, कभी ज्यादा होती है। जब हम पास में देखते हैं तो लेंस मोटा होके ना अच्छा दिखा देता है, दूर में देखते हैं लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कि आंख का भी एक तरह से जिसे आप टेलीफोटो कैमरा रहता है जिसके अंदर वो लेंस जो है अपने आप को फोकस करने की कोशिश करता है। तो लेंस की जो फोकस की क्षमता बोलिए आप, एकोमोडेशन की जगह फोकस करने की क्षमता ओके सर। है ना, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके सर जी। देखा भी है। जस्ट सेकेंड रुकिए। प्लीज आप अपने हिसाब से म्यूट हो जाइए सब। देखिए आईपीडी जो हम लेते हैं वो किस तरह से लेना चाहिए, उसका एक तरीका है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
देखिए आईपीडी जो है, हमें डिस्टेंस के आईपीडी और नियर के आईपीडी, दो तरह के आईपीडी चाहिए। और एक मोनोकुलर आईपीडी रहती है, एक बाइनोकुलर आईपीडी रहती है। ये भी आपको समझ में आ गया था कि दो तरह के आईपीडी जो है हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी पेशेंट आपके पास में आया तो एक तो आप डिस्टेंस देख लीजिए, आप आपके पेशेंट और आपके बीच की दूरी। तो पेशेंट को वन रो में बिठाइए और हाथ लंबा करके आपके आर्म लेंथ की डिस्टेंस एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये दो तरह के आईपीडी है, डिस्टेंस आईपीडी और नियर आईपीडी। डिस्टेंस पीडी जब हम लेते हैं ये ओनली कहाँ यूज आती है, एक तो बाइफोकल ग्लासेस में इंटरमीडिएट विजन के लिए और डिस्टेंस के लिए। जब जो डिस्टेंस आईपीडी लेते हैं हम, तो वो कहाँ किस पर्पज से यूज आती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। बाइफोकल में इंटरमीडिएट विजन के लिए और डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस आईपीडी हम यूज करते हैं। ठीक है, और साथ में प्रोग्रेसिव जो आप यूज कर ही रहे हैं। और रीडिंग के आईपीडी जो है ओनली नियर के लिए यूज करते हैं। वॉइस ब्रेक आ रही होगी तो आप 2 सेकंड रुकिए, शायद हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ होगा। ठीक है नेटवर्क तो डिस्टेंस आईपीडी के लिए आपके पास एक इस तरह की कोई स्केल ऑप्टिशियन रूल मंगवा लीजिए जिसमें नोज रेस्ट भी रहे। जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे नोज रेस्ट उस तरह का रहे। ये यहाँ पर देखिए आप, ये जो है नोज रेस्ट भी है, बीच में जो गैप है ये 20, 30 और 40 लिखा है, यहाँ पर हमें आईपीडी मिल जाती है। ठीक है, आपके आई का जो सेंटर है वो मिल जाता है यहाँ पर। नोज रेस्ट पे नोज रेस्ट आ जाता है, ये सबसे बढ़िया जो है रूलर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे पेशेंट को आपने बिठा दिया सामने और यहाँ पर देखेंगे एक आर्म लेंथ की डिस्टेंस देखना है आपको कि आपका जो आर्म लेंथ है वो प्रॉपर बिल्कुल फेस के पास में पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है। और इस तरह से पकड़ना है स्केल जब भी आप पकड़ते हैं इस रूलर को, तो इस तरह से थंब और फिंगर के बीच में रखना है। और बाकी जो फिंगर बची हुई है फिंगर है ये बेसिकली आपके फोरहेड पर, पेशेंट के फोरहेड पे रहेगी ताकि स्केल के ऊपर प्रेशर पड़ के पीछे की तरफ ना जाए ना आगे की तरफ आ जाए, एक लेवल में ही रहे, हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री पर ही लेवल में रहे, ये आपको देखना है। ठीक है, ये तरीका है। उसके बाद आपको इस तरह से रखना है स्केल को। ठीक है, ये यहाँ पर भी देखिए कि ये पूरा जो लेवल है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आईब्रो से थोड़ा सा आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये आईब्रो के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये लेवल आप आपके सामने है तो ये लेवल आप चेक कर सकते हैं। तो ये लेवल का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए थंब और फिंगर के बीच में ऑप्टिशियन रूलर है आपका, और यहाँ पर जो फिंगर है ये आप पेशेंट के फोरहेड को टच कर रही है ताकि इसका प्रेशर जो है पीछे, क्या आर्म लेंथ का प्रेशर पीछे की तरह ना चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। प्लीज अपनी तरफ से म्यूट हो जाइए, यहाँ पे वॉइस काफी आ रही है, मैंने यहाँ से म्यूट कर देता हूँ एक सेकंड। ठीक है, जैसे आप स्केल रखेंगे उसके बाद आपको एक आईज क्लोज कर देना है, दूसरी आंख ओपन रखेंगे, पेशेंट को वो
ओके ओके ओके, माइक बंद हो गया होगा, सबको म्यूट करने के चक्कर में बंद हो गया होगा। हाँ देखिए, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर थे हम। पेशेंट जो है दोनों आंखों से आपकी जो लेफ्ट आई है उसको देखेगा जब हम राइट आई का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको पेशेंट को दिखाना है तो एक आप आंख जो भी ओपन करेंगे, जो भी आपकी आंख ओपन रहेगी उसकी जस्ट अपोजिट वाली आंख का आप आईपीडी ले रहे हैं। ये ऑप्थेल्मिक स्केल बोल सकते हैं, दिस इज ऑप्थेल्मिक स्केल। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली आंख का ही आप आईपीडी लेंगे। ये आपकी राइट आई है तो ये पेशेंट की जो है लेफ्ट आई है। लेफ्ट आई जो है यहाँ पे सीधी रहेगी और राइट आई भी इस आंख को देखेगी, तब हमें आईपीडी ले लेना है। ये इस तरह से मेजरमेंट करेंगे आप। ठीक है, तो हमने देख लिया कि राइट आई का 31 है, लेफ्ट का भी 31 है, तो ये टोटल 62 हो गया है। ये आईपीडी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। एक बार वो रीचेक कर सकते हैं आप इस तरह से पेशेंट की। देखिए जो आईपीडी है वो 55 से 72 तक का रहता है रेशो, इसके बीच ही आईपीडी आती है। सर आईपीडी लेते क्यों है? आईपीडी आपने क्लास अटेंड नहीं करी है सर आपने। आईपीडी जो है बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर और विजिबिलिटी इफेक्ट नहीं आया है, उसके लिए आईपीडी हम लेते हैं। आपने शायद वो जो है क्लास जो है वो शायद ऑप्टिकल सेंटर की इसकी नहीं ली होगी आपने। तो बेसिकली जब प्रिज्मेटिक इफेक्ट ना आए पेशेंट को और ऑप्टिकल सेंटर जो है प्रॉपर लोकेशन पे आ पाए, इसलिए हम आईपीडी लेते हैं। ओके जी। देखिए आप ये नॉर्मल स्केल भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल स्केल में भी आपको ऐसी आर्म लेंथ की डिस्टेंस रखना है और पेशेंट को दिखाना है आपकी लेफ्ट आई जब आप राइट आई का आईपीडी ले रहे हैं। अब इसमें क्या करना है कि आपको जीरो मार्क करना है। ये इस तरह की जो नॉर्मल स्केल है आपके पास में, उसका जीरो जो है सेंटर ऑफ पिपल पर रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए जीरो रख दिया आपने पिपल के सेंटर पर। ठीक है, तो ये दूसरी आंख का हम ले रहे हैं, इसको विदाउट मूव, स्केल को मूव नहीं करना है और विदाउट मूव आपको पेशेंट को जो है आपकी राइट आई को दिखाएंगे जब लेफ्ट आई का आईपीडी ले। तो ये बाइनोकुलर आईपीडी हो गई, इसमें स्केल को मूव नहीं करना है। तो ये टोटल 62 आई है। ये रिफाइन करने के लिए भी कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए कि आपने जो आईपीडी ली थी मोनोकुलर उसको सही है नहीं है। जब भी आईपीडी लें तो एक बार वो रीचेक करिए। पहले प्रॉपर तरीके से आईपीडी ले लीजिए, फिर एक बार रीचेक कर लीजिए। नियर आईपीडी बेसिकली हमें ये डिस्टेंस देखनी रहती है कि पेशेंट नॉर्मल डिस्टेंस कितनी यूज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी यूज कर रहा है, उसको नॉर्मल आईपीडी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल रीडिंग आईपीडी बोलते हैं। तो रीडिंग आईपीडी के लिए या तो आप कोई रीडिंग डिस्टेंस रखिए, कोई भी पास में जितनी दूरी पर वहां फोकस करना है। जैसे कि पेन टॉर्च है, इसको हमने फोकस किया है यहाँ पर, पेशेंट दोनों आंखों से यहाँ पर देख रहा है, ये रीडिंग आईपीडी ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से रीडिंग आईपीडी भी ले सकते हैं। अब यहाँ का जो सेंटर एरिया है वो मार्क कर लेंगे आप, दूसरी आंख का भी सेंटर एरिया जो है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आईपीडी आप ले सकते हैं।
अगर आपके पास डिस्टेंस आईपीडी है तो डिस्टेंस आईपीडी से 2-2 mm माइनस करके भी आईपीडी आप ले सकते हैं। तो नियर आईपीडी कहाँ यूज आती है? जब भी रीडिंग ग्लासेस बनाते हैं हम पास का, तब रीडिंग आईपीडी हम लेते हैं। सर आपको, हाँ बोलिए सर। ये तो सर जैसे कि ये चलो ये विजन चेक करवाने आए थे तो इनकी बिना स्पेक्स के पीडी मार्किंग ले ली हमने, हमें डिस्टेंस पता लग गया। और सर अगर हमने चश्मा पहना करके इनकी पीडी मार्किंग लेनी हो तो फिर वो कैसे मतलब की होगी इनकी? नहीं, आपको जैसे कि अभी तो आपको जो भी आईपीडी लेते हैं वो स्केल से ही लेना है। चश्मा पहना कर तो हम ऑप्टिकल सेंटर का लोकेशन सर्च करते हैं कि यहाँ पर कहाँ पे जो है सेंटर आना चाहिए। तो वो बेसिकली हाइट लेते हैं हम, लोअर से ऊपर की तरफ की हाइट लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम चश्मे के ऊपर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आईपीडी के थ्रू लेते हैं। तो दो तरीके हैं जो ऑप्टिकल सेंटर को लोकेट करने के लिए। तो ऑप्टिकल सेंटर हाइट लेने के लिए हम चश्मे के ऊपर मार्क लगाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चश्मा पहनाकर जैसे प्रोसेस अपनों ने की है इसी तरह की प्रोसेस से उसके ऊपर एक डॉट लगा दीजिए, और वो डॉट लगने पर वो भी आईपीडी के आसपास ही आ जाएगा। पूरा प्रॉपर तो नहीं आ पाएगा पर आईपीडी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है सर, जी थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए, आपको कभी भी मिरर यूज करके स्केल यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस वेरी हो जाती है। ठीक है, अब मिरर जो है जैसे कि आपने 3 मीटर यूज किया था मिरर, और 6 मीटर आपकी डिस्टेंस हो गई थी, ठीक है, विजन ड्रम के साथ 3 मीटर में। इसी तरह जो स्केल आप यूज करेंगे, आपने जो बीच की डिस्टेंस रखी है ये जस्ट डबल हो जाती है। तो उससे क्या है, कन्वर्जेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ये नहीं यूज करना है, मिरर यूज नहीं करना है। अगर सपोज मान के चलें कि आपके पास पुराना कोई चश्मा है किसी पेशेंट का और उसमें अच्छा दिख रहा है, पेशेंट को कंफर्टेबल है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका भी आईपीडी ले सकते हैं हम। आप उसका भी आईपीडी निकाल सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लीजिए पहले से, उसमें डॉट लगा दीजिए, दोनों डॉट के बीच की दूरी को ही आईपीडी बोलेंगे हम। तो वो भी आप कर सकते हैं, पुराने चश्मे से भी आईपीडी निकाल सकते हैं। सर जी, ये ना आपने ऑप्टिशियन रूलर बोला था ना एक, मेरे को थोड़ा उसका यूज बता दोगे सर? कुछ तो समझ में आता है, कुछ तो समझ में नहीं आता। देखिए, ऑप्टिशियन रूलर बेसिकली उसमें क्या है कि आपको जैसे कि आपके आइरिस की साइज, पिपिल की साइज कितनी होती है वो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर आपकी लेंस की थिकनेस मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 1-1 mm का भी डिफरेंस रहता है। कभी किसको थिकनेस बताना हो, आईपीडी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। बस यही तरीके वर्टेक्स डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। सर ये वाला देखो ऑप्टिशियन रूलर है सर, ये वाला है ना, इसमें थोड़ा सा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर। एक सेकेंड सर, मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, एक सेकेंड। जी सर। एक सेकेंड। हाँ बताइए सर आप। सर ये ऑप्टिशियन रूलर है ना सर, ये वाला? जी सर ये वाला कुछ इसके अंदर यूज नहीं समझ में आ रहा है। इसका तो मेरे को समझ में आ गया कि ये तो सेगमेंट हाइट के लिए हो गया ये वाला। हाँ, और ये इसमें थिकनेस पता चल जाती है कि इसमें लेंस की थिकनेस कितनी है। लेंस की थिकनेस प्लस हम पिपिल की साइज मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सर ये वाले में, ये ऊपर छोटे वाले, ये वाले में। एक सेकेंड, आपका जूम करता हूँ इसको। हेलो ये वाले। हेलो सर, म्यूट हो जाते ना सेकंड में। हेलो हाँ प्लीज मैम म्यूट कर दीजिए, क्योंकि सब में। सर आप वहां से म्यूट कर दीजिए। ओके मैम, ओके मैम। भानु सर जस्ट में प्लीज, आपकी तरफ किसी बच्चे की आवाज आ रही है, प्लीज आपकी तरफ से म्यूट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे सबको डिस्टरबेंस हो रहा है। यस सर, एक जस्ट सेकेंड, आपका वीडियो मुझे प्रॉपर आ नहीं रहा है, जस्ट सेकेंड, मुझे इसको बंद करना रहेगा आई थिंक।
हाँ सर, आप बताइए। आप वो शेयरिंग मैंने ऑन कर रखा था, इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। सर ये वाले जो है ना, ये वाले छोटे छोटे गैप ये हो गए मेरे ख्याल से अपना लेंस की पावर चेक, ओ सॉरी लेंस की थिकनेस के लिए। जी 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 बिल्कुल। ये वाला सर, ये नीचे वाला हो गया अपना लेंस के लिए, अपना वो जो उसमें अपना जो आप कह रहे थे अपना साइज देने के लिए जो कितना हमने रखना है, ये वाला सर। जी जी। और सर ये राउंड किस लिए है सर? ये वाले राउंड ये बेसिकली ब्रिज के लिए रहते हैं, नोज के ब्रिज के लिए। और यहाँ से आप एक टोटल कहीं से आप मार्क लगाकर एक डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, नोज से कितनी साइड तक आईपीडी आपकी जा रही है। अच्छा ठीक सर, ये ज्यादा नहीं है साइज इसके अंदर जो साइज दिए हुए हैं? हाँ, बेसिकली नोज के साइज के हिसाब से ही दिए रहते हैं। किसी में कंफर्टेबल नहीं रहता है तो आप एक सेंटर ले सकते हैं, इसका सेंटर लेकर आईपीडी का एक मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि सभी ओनली एक डिस्टेंस पर, पर्टिकुलर डिस्टेंस का सेंटर लगाकर ही लिए गए। ठीक है सर, थैंक्स सर। हाँ, बाकी और उसका कोई यूज नहीं है सर। मैं ना एक ना छोटा सा वैसे क्वेश्चन और था मेरा कि जो हमारे पास जो स्टॉक लेंस होते हैं उसके अंदर जो पावर होती है, जैसे केटी के अंदर हो गई, उसके अंदर पावर होती है 180, 90, 45 और आपका 135 जी। तो सर अब जैसे स्टॉक लेंस होते हैं, हमने जैसे नहीं बनवाने, जैसे केटी के अंदर कुछ पावर ऐसी आ जाती है जिसके अंदर एक्सिस हो गई, जैसे कि 20 एक्सिस हो गई, तो सर हमें राइट और लेफ्ट दोनों की 20-20 एक्सिस है या डिफरेंट भी होती हैं, तो सर उसमें जैसे रेडी स्टॉक के अंदर जैसे लेंस लेते हो तो उसमें कैसे लेंस की कैसे सिलेक्शन करेंगे उसके अंदर की कौन सा ले कि नियर बाई उसको सिलेक्ट करके राइट और लेफ्ट का उसको एडजस्ट कर लें? राइट और लेफ्ट एडजस्ट कर लीजिए ना सर। सपोज मान के चलें ऐसा कोई लेंस आपने लिया जो राइट में तो फिट हो रहा है और दूसरी आंख में अगर दूसरी एक्सिस है उसको थोड़ा सा टर्न किया आपने, वो आपको एक्सिस मिल गई, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चले अभी सर मेरे पास ना एक पावर आई है सिलेंडर एक और एक्सिस उसकी 20 है और लेफ्ट की है -1.5 सिलेंडर एडिशन 2.25 बोथ आई, तो अब उसके अंदर सर क्या कहते हैं कौन सा लेंस लूंगी उसके अंदर जो अपना पावर उसके अंदर उसको एडजस्ट कर सकूं सर? कौन सी उसमें नियर बाई कौन सी उसके अंदर लग जाएगी एक्सिस उसके अंदर जो रेडी स्टॉक के अंदर होते हैं? वो तो सर आपको ही देखना रहेगा क्योंकि उसका भी मुझे आइडिया नहीं है कि 135 को मान के चलें कि आप थोड़ा सा उसको चेंज कर, जैसे आप 90 डिग्री है तो राइट में 90 का 100 कर सकते हैं पर लेफ्ट में नहीं कर सकते हैं। सर मैंने ना थोड़ा ना वो अपना जो ट्रायल फ्रेम होता है उसको रख करके मैंने वैसे थोड़ा सा घुमा करके देखा था, रोटेट किया था, तो राइट में जो 20 एक्सिस आती है उसके अंदर मेरे ख्याल से 180 में शायद थोड़ी सी बैठ जाती है, 180 का लेंस लेकर के, तो थोड़ा मेरे को इसमें सर थोड़ा वो हो रहा था कि इसमें कैसे क्या होता है इसका, मेरे को थोड़ा इसका पता नहीं है सर। बेसिकली मुझे भी आइडिया नहीं है पर आप छोटी फ्रेम लेंगे तो उसमें फिट हो जाएगा, बड़ी फ्रेम में ये इशू आएगा, छोटी फ्रेम में तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मान के चले हाँ जी सर, वो पता क्या होता है कि ना फिटर के पास ना लेंस लेकर जाते हैं ना, वो कई बार जानबूझ करके खराब कर देते हैं, ठीक है, तो हमें वो लेंस ना बनवाने पड़ते हैं, तो बनवाते हैं तो फिर हमारा हाफ पेयर खराब हो जाता है उसके अंदर, तो वो कई बार ना स्टॉक के अंदर लेंस मिलते हैं तो सर हम उसको ना क्या कहते हैं थोड़ा वो करके रोटेट करके उसकी सेटिंग हो जाती है तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है फिर वो जी। एक्चुअल में मेरे को थोड़ी वो कंफ्यूजन थी कि इसमें कैसे होगा। इसमें ये जयेश जी का मैसेज आया है, ये बोल रहे हैं कि 45 डिग्री जो है वो आपकी 20 डिग्री लग जाएगी, ऐसा कुछ है। 45 और 180, 45 180 केटी का एक्सिस ले सकते हैं, 45 और 180 केटी का दोनों। अच्छा हाँ, 45 और 180 वाला एक्सिस ले सकते हैं। और दूसरी आंख की कितनी एक्सिस है सर? सर दोनों की 20 एक्सिस है, लेफ्ट की जो ओके, लेफ्ट की जो है वो भी 20 डिग्री है और राइट की भी 20 डिग्री है। और आप म्यूट हो गए सर, एक सेकेंड। वो सर कॉल आ गई थी बीच में जी। वो अपना सर लेफ्ट की सॉरी राइट किया -1 सिलेंडर एक्सिस 20 है और लेफ्ट किया -1.5 सिलेंडर उसकी भी एक्सिस 20 ही है। अच्छा, दोनों की 20 डिग्री है।
देखिए हाँ अगर जी, इसको adjustment करवा दूँ। 10 डिग्री ज्यादा घुमाएंगे तो ये क्रिप्टो काफी ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हाँ, और 45 डिग्री को अगर थोड़ा सा इधर लेंगे तो शायद वो क्रिप्टो बाइफोकल यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो यही हाँ थोड़ा सा थोड़ा जी, इसी पे हर बार मेरे को यही दिक्कत रहती है। दोनों ही सेट हो जाएगा, पर फ्रेम की साइज छोटा होना चाहिए। हाँ, ये जयेश जी बोल रहे हैं भैया फ्रेम की साइज छोटा होना चाहिए, बाकी दोनों 180 और 45 डिग्री दोनों 20 डिग्री लगा सकते हैं आप। क्योंकि ना और सर जैसे आप सर जैसे कह रहे थे ना कि इसमें पीडी मार्किंग जैसे मार्किंग कर दी फ्रेम के ऊपर, जी तो मैंने सर क्या कहते हैं बिना मार्किंग के क्या कहते हैं मतलब कि बना करके उनको दे रहा हूँ मैं। अब वो लेंस तो मैं मार्केट से ले आया, तो जी अब वो थोड़ा मेरे को थोड़ी हो रही है दिक्कत उसमें। जी जी देख, मार्किंग का इन द सेंस कि बाइफोकल में तो देखिए डिसेंट्रेट रहता है, उसमें मार्किंग का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, आपको उसको डिसेंट्रेट करके ही देना रहेगा, एडजस्टमेंट हाँ रहेगा। जी, बाकी हाँ, बाकी ठीक जो है। अभी जयेश जी बोल रहे हैं जैसे 45 और 180 डिग्री को एडजस्ट करेंगे तो आई थिंक हो जाता है। तो कुछ कुछ एक्सिस को आपको घर पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मैंने कभी ऐसे प्रैक्टिकल किया नहीं तो मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी आप ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आई थिंक मिल जाएगा, जैसे 45 डिग्री इन्होंने 20 डिग्री बोल रहे हैं, 45 जो है 30 डिग्री लग जाएगा, इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। पर बाकी फ्रेम का साइज छोटा होना चाहिए। सर वो फ्रेम का साइज छोटा मेरे को मिला है, उन्होंने फ्रेम छोटा ही दिया। बस सर मेरे ना अच्छा कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को ना वो क्लियर नहीं हुए थे, जैसे कि ये वाला, और एक एक मैंने आपसे पहले एक क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी क्लास थी मेरी। तो एक जी जो मायोपिक नए लेंस आए हैं, मायोपिया वाले लेंस आए हैं, वो सर वो मेरे को नहीं पता क्या चीज, वो मायोपिक पेशेंट के लिए ही है, लेकिन वो मायोपिक लेंस कहाँ यूज होते हैं, किन के लिए यूज होते हैं? क्योंकि उसके अंदर मायोपिया जब लेंस के ऊपर से टॉर्च देते हैं ना, तो नीचे ना एक ना जैसे मकड़ी का जाला सा होता है ना, वैसे वैसे सा बनता है उसके अंदर। ओके तो वो पता नहीं किस, अभी तो है भी वैसे महंगे वैसे मार्केट के अंदर वो। ओके ओके, ये स्पेक्टिकल के लिए आए हैं लेंस। हाँ जी सर। जी ये हाँ मैं जब पहले सबसे पहले तो आर के वालों ने बनाए थे, वो मार्केट में आए थे, फिर उसके बाद अब एसिलोर वालों ने भी शुरू कर दिए ये वाले लेंस। जी इसके बारे में मुझे भी रीड करना पड़ेगा, मुझे भी आइडिया नहीं है कि मायोपिक ग्लासेस लेंसेस आए हैं वो किस पर्पस से काम करते हैं। ठीक है सर, कोई नहीं। जी जी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट होके आपके जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। हाँ बानू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। ये ब्लू कट एंड ब्लू फिल्टर दोनों अलग लेंस है ना? देखिए ब्लू कट मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही है, ब्लू कट भी एक ही है और ब्लू फिल्टर भी एक ही। ये कई बार इसका ये हुआ है कि भाई ब्लू फिल्टर जो है बेसिकली कुछ पार्शली जो है ब्लू लाइट को जो है आर पार होने देता है, और ब्लू कट जो है टोटली उसको ब्लॉक कर देता है। ये कहीं कहीं डिफरेंस आया है। बाकी दोनों ही एक ही काम करते हैं, देखिए आप ब्लॉक करिए या फिर पार्शली रखिए, दोनों एक ही वर्क करते हैं। अब जो है एस्लोर में ब्रेवेंशिया जो रहता है लेंस, वो पार्शली जो है लाइट को पास होने देता है, और एलिमेंट्स जो लेंस है वो पूरा टोटली ब्लॉक कर देता है। तो ये रहता है, तो दोनों का एक ही इफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, आप दोनों एक तरह से दे सकते हैं। बस आप अगर ज्यादा पेशेंट को समझाएंगे तो हो सकता है कि ब्लू कट जो लेंस है आपने लगा दिया, उसका एक कांच ग्लास खराब हो गया, फिर दूसरी बार आया तो आपके पास ब्लू फिल्टर पड़ा है, तो आप कैसे क्या मैनेज करेंगे? तो दोनों एक ही है, ब्लू कट और ब्लू फिल्टर बोथ आर द सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस हाँ
हाँ देखिए, आजकल तो नाइट ड्राइविंग के लिए नाइट ड्राइव के नाम से लेंस चल रहा है, वो सबसे बेस्ट मुझे भी लगा है, मैंने भी यूज किया है। नाइट ड्राइव के नाम से ही लेंस आता है, आरके का भी आता है और अदर कंपनियों का भी आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। नाइट ड्राइव एश कंपनी का और आरके, दो कंपनी का आता है इनका। एश इकोनॉमिक रेंज में रहता है। हाँ देखिए, आईपीडी से प्रोग्रेसिव जेंस जी वो तो बना देंगे हम ये कर सकते हैं कि जो डॉट लगाएंगे पीपल का सेंटर, यही जो है हाइट को मेजरमेंट करेगा। जब हम चश्मा पहनाकर एक डॉट लगाते हैं, ये हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से नॉर्मल 12 mm स्पेस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 12 mm तक होना चाहिए। हाँ डॉट ना हो तो 12 mm, ऊपर से 12 mm, ये 12 mm और नीचे 18 mm, इतना स्पेस होना चाहिए किसी भी फ्रेम में। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास रिलेटेड, ऐसा कोई आपके कोई कंफ्यूजन रहा है, वो भी आप पूछ सकते हैं। अप्रोक्स से बोल रहे हैं मार्जिन, देखिए बेसिकली हाँ हाँ ये वैसे देखिए 2.25 रहता है मार्जिन, जो आपका प्राइस है उससे 2.25। इसमें क्या होता है कि सपोज लेंस खराब हो गया आपसे, पेशेंट को सूट नहीं हुआ, तो उसका भी एक लेकर चलते हैं, ताकि आपको दूसरा भी लेंस मंगवाया तो कुछ तो मिल जाए आपको। हाँ वैसे देखिए सनग्लासेस जो भी रहते हैं लोकल रहते हैं, उनमें तो डबल कर दीजिए आप। और फ्रेम के ऊपर भी आप इतने ही कर लीजिए, हाँ 2.25 भी कर लीजिए फ्रेम के ऊपर भी। और गॉगल जो रहते हैं लोकल वाले, उनके ऊपर डबल कर सकते हैं, ताकि उनमें ज्यादा अपना कुछ वर्क नहीं रहता है, उसको डबल करके देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका इस क्लास से रिलेटेड, या ऐसा कोई आपको डाउट लगा है, वो भी आप पूछ सकते हैं। का ओके जेसीसी चंदन सर, जेसीसी में आपको कुछ भी नहीं करना है। जेसीसी मैंने आपको कल बताया था, इसमें बेसिकली आप इस तरह से जेसीसी का डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरह का जो जेसीसी रहता है, ये हैंडल रहता है, और इसमें जो मार्क लगे रहते हैं, इसमें ये रेड साइन है जो कि माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रीन साइन जो है प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब भी आपको एक्सिस वेरीफाई करना है, तो ये हैंडल जो रहेगा वो उसके पैरेलल रखेंगे। जिसे मान के चलें कि आपके पास में कुछ सिलेंड्रिकल है, एक्सिस ये है, तो हम यहाँ पर इस हैंडल को इसके पैरेलल रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से जेसीसी को रखेंगे।
और फिर फ्लिप करके पूछेंगे कब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अगर सपोज मान के चलें ये लेंस जो अंदर का है वो प्लस का लेंस है, तो अगर पेशेंट जैसे इस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा बेटर दिख रहा है तो हम ग्रीन साइन की तरफ उस सिलेंड्रिकल नंबर को मूव करेंगे। अगर ये माइनस का सिल होता है तो हम रेड साइन की तरफ मूव करते हैं। ये है, तब तक मूव करना है जब दोनों तरफ एक जैसा नहीं दिखने लग जाए। फ्लिप नंबर 1, फ्लिप नंबर 2 वो आपकी एक्सिस हो गई है, ठीक है। और इसी तरह अमाउंट ऑफ सिलेंड्रिकल नंबर जो है ये मार्क जो है इसके ऊपर रखेंगे हम, ठीक है। जैसे कि ये है सिलेंड्रिकल, इसके ऊपर आप जेसीसी रखेंगे, इस तरह से रखेंगे कि ये जो मार्क है प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, ठीक है। ये माइनस के साइन इसी एक्सिस के ऊपर आए, फिर आपको फ्लिप करना है। फ्लिप करने पर अगर ये रेड साइन उस चीज के ऊपर रहता है प्लस वाले पे, तो उसको 0.75 करना है, देखिए ये। और अगर ये ग्रीन साइन रहता है तो इसको बढ़ाना है, 1.25 कर देंगे आप, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं जैक्सन क्रॉस सिलेंडर। जैक्सन क्रॉस सिलेंडर है। हाँ एसिलोर अमन सर, एसिलोर जो है पीजी और नहीं, हाँ पीजी ब्लू कार्ड बनते हैं उनके। क्रिजाल रॉक है या क्रिजाल इजी है, अगर आप इस ट्रांजिशन में लेंगे तो पीजी ब्लू कार्ड ही बन जाएगा। हाँ पावर टू पावर देखिए, अगर ये मान के चलें किसी कोई सिलेंड्रिकल नंबर है तो उसका प्राइस अलग हो जाता है, पावर टू पावर का प्राइस अलग हो जाता है। पावर टू पावर अगर रहेगा, पावर से एडिशन मान के चलें और प्लेनो से एडिशन, ठीक है। तो इन सब के पावर आप इसी तरह करिए, आप इंटू कर दीजिए, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ये जो प्राइस है वो आपको जो होलसेलर है वो आपको दे देगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। और उनसे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, आपका एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि एरिया किस तरह का है। अगर आप सिटी में बैठे हैं और जहाँ बिल्कुल आप नॉर्मल जो है कस्बे से अगर कर रहे हैं तो सिटी में कस्बा नहीं चल पाएगा और सिटी के प्राइस कस्बे में नहीं चल पाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, जहाँ जैसा इन्वायरमेंट रहता है वैसा ही प्राइस चलता है। आप मान के चले कि इंदौर है, बॉम्बे है, वहां पे अगर सीआरकेटी आप देंगे तो 700-800 रुपए प्राइस चार्ज करते हैं, क्योंकि वहां का जो है जो शॉप रेंटल है, वहां का जो स्टाफ है उस सब का निकालना रहता है। तो वही आप नॉर्मल किसी इलाके में जाएंगे तो वहाँ 250, 300, 400 रुपए में डाल देंगे, ठीक है। लेंस वही सीआरकेटी, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो वो एरिया डिपेंड करता है, उस एरिया के हिसाब से ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे नहीं चल पाएंगे आप। चश्मा देखकर कैसे पता चले, देखिए उसमें पहले उस चश्मे को रोटेट करिए, कोई भी एक मार्जिन लेके कोई भी एक लाइन देखिए उस चश्मे के थ्रू, और लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही चश्मा घुमाने पर तो उसमें सिलेंड्रिकल नंबर है। और कोई इमेज मैग्नीफाई लाइन मैग्नीफाई दिखाई दे रही दैट मीन स्फेरिकल नंबर भी है, वो भी आप पता कर सकते हैं। हाँ चंदन सर, आपको एक्सिस के लिए आपको रोटेट करना है, कोई भी है आप एक्सिस उसी तरह करें रोटेट। अगर सपोज AR या कुछ भी नंबर नहीं दे रहा तो आप फिर क्या करते, कोई भी एक्सिस कोई भी सिलेंड्रिकल नंबर है उसको रोटेट करेंगे कम विजुअल एक्टिविटी पर, ठीक है। 6x6 की जगह 6x9 पर रोटेट करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्सिस कौन सी है। और कोई भी आप वहां पे शॉप पे कोई भी लाइन है उसको देखें, कोई भी शॉप पर लाइन है उसको देखें। आप अपने हिसाब से अनम्यूट हो जाइए सर। ठीक है, अभी अभी देखिए चंदन सर। सर मैंने यहाँ से सभी स्टूडेंट को म्यूट कर दिया है सर, मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है मैम।
प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट होके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। जी सर जब पास का नंबर चेक करते हैं तो दोनों अंक साथ में चेक करते हैं अलग अलग? अलग अलग करें तो ज्यादा अच्छा है, अलग करें। देखिए बेसिकली क्या है, अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो उनको पता है कि दोनों आंखों में विजन 6/6 है, तो इसमें जो पावर आएगी नियर की वो सेम ही आएगी। सेम का मतलब है 1.5 नंबर ही आएगा दोनों आंखों में। पर अगर सपोज मान के चलें किसी का विजन जो है 6/6 है, किसका 6/9 है, तो आपको अलग अलग करना चाहिए। अलग अलग से क्या होगा कि हो सकता है कि इस पेशेंट को 1.5 में ही 6/6 हो जाए और 6/9 वाले को 2 नंबर की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये 2 नंबर कहाँ से आ रहे हैं, आधा ही नंबर का जो है हो सकता है डिस्टेंस में कोई करेक्शन आया होगा इसका, तो इसलिए ये 1.5 नंबर आ गया। कई बार अगर नियर एडिशन बढ़ता है, एक आंख के लिए अच्छा है, दूसरी आंख में ज्यादा आपने डिस्टेंस के करेक्शन में कुछ एरर छोड़ दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा सेपरेट लेना चाहिए, राइट का अलग लेफ्ट का अलग लेना चाहिए। और सर कंपाउंड नंबर कब लगता है? कंपाउंड नंबर तो पेशेंट की आंख के ऊपर ही रहता है, उसमें हम ऐसे चेक करके कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं। पेशेंट का जो रिफ्लेक्शन आएगा वहीं से कंपाउंड निकलेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई यार इस पेशेंट को कंपाउंड आंखें देखकर ही नहीं बता सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन करना ही पड़ेगा, आपको एआर के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके सर। जी ठीक है, फिर सबको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, कल राइट टाइम पे मिलते हैं। ठीक है संस्कृति मैम? जी सर। ठीक है, क्लास यहीं फिनिश करते हैं मैम। ओके सर। ओके ठीक, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू मैम। Recording stop.